चलो पढ़ना स्टार्ट करें अपना। कल इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। हाँ बेटा, क्या था? एक मिनट, क्या कह रहे हो? पूर्ण रूप से 1809-10। चल, जब हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पढ़ेंगे ना तब उसको दोबारा पढ़ लेंगे क्लास में, यहाँ के क्लास में। मैंने ही लिखा था, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। जब हिस्ट्री ऑफ हरियाणा कराऊंगी ना तब वो कहानी बता दूंगी ना। 1803 में आ गया हरियाणा, फिर यहाँ के लोकल राजा थे वो नहीं माने, उनसे लड़ झगड़ के फिर 1809-10 में जाके हुआ। लेकिन अगर कहे ना कागजों में तो इसको पहली प्रायोरिटी देना। हाँ, 18 पूर्ण रूप से लिखा था मैंने। अच्छा, फिर मैंने क्या आंसर दे दिया? 1809-10 दे दिया था, 3 दे दिया। वो पूर्ण रूप नहीं लिखना चाहिए था। एक्चुअली 5-6 साल हरियाणा के लोगों ने कोशिश की थी कि हम इनके अधीन ना आए, ब्रिटिशर्स के, तो उस चक्कर में 5-6 साल हमें लग गए थे। वैसे अगर कागजों में कहें तो 1803 ही ठीक है। 1803 में ही हरियाणा किसके कब्जे में आया था? अंग्रेजों के। ये ठीक है 1803। पर फिर अपनी जब हरियाणा जीके पढ़ते हैं अलग से, तो हम पढ़ते हैं भाई हमने 6-7 साल विद्रोह किए, क्रांति की, फिर खींचते खींचते 7 साल लग गए और फिर 1809-10 में जाके फिर हमने ये मान लिया कि हरियाणा पे इनका कंट्रोल चलेगा। कागजों में लिखत पढ़त 1803 में फाइनल हुई, 9-10 में कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। कहीं लिखित में नहीं है कि 9-10 में ये हमसे लड़के अपने जैसे इंटरनल था, लड़ते रहे झगड़ते रहे। 3 में हम इनके हाथ में आ गया था पूरा हरियाणा। ठीक है, चलो कल हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? अच्छा, आपातकाल। ठीक है, बताओ जरा, आपातकाल जब लगा पहली बार तो राष्ट्रपति कौन था? और जब दूसरी बार लगा? और जब तीसरी बार लगा? हाँ, जब पहली बार आपातकाल हटा तब राष्ट्रपति कौन था? पहली बार राष्ट्रपति रहा होगा जब हटा 62 से 68, 67 से 69 कौन था? जो मर गया था आदमी पहला, जाकिर हुसैन। फिर ये दोनों तो इकट्ठे हटे थे मार्च 1977। फरवरी में फखरुद्दीन जी मर गए थे, तो कौन बना था? बीडी जत्ती। ये कल हमने पढ़ लिया था। 1-1 साल, 6-6 महीने करके कितने साल? पहले वाला 352। कितने साल? अनंत। लेकिन कितने कितने महीने में? और जब ये लगेगा तब कितने महीने में परमिशन? हाँ, वो 1 महीने से पहले हट गया तो वेल एंड गुड, फिर परमिशन लेनी ही नहीं है। पर आज तक कभी हटा नहीं, इसलिए परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा क्या था वो? 356। ये कितने कितने? 6-6 महीने करके। और कितने साल? 3 साल। 3 साल भी तब जबकि वो लिख के दे दें इलेक्शन कमीशन वाले, या देश के किसी कोने में 352 लगा हुआ हो, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में लगा, तब नहीं कराएंगे। इन दोनों के साथ आगे हमने 358 और 359। किसमें स्वतः शब्द जुड़ेगा? कौन सा आर्टिकल इसमें है? 19। और इसमें क्या लिखा था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारे अधिकारों को हटा भी सकता है, मतलब छीन भी सकता है और पुनः लौटा सकता है। बस 2 अधिकार नहीं थे, 20 और 21। यानी 19, 20, 21 को थोड़ा सा अलग से याद कर लेना। 19 के लिए अलग आर्टिकल है, 20, 21 किसी की पावर नहीं है। उससे पहले वाले 14 से 18 और 22 से लेके 32 तक किसके हाथ में दे रखे हैं? हाँ, ये छीनेगा भी बता के और वापस भी बता के देगा कि भाई आज से तुम्हारे अधिकार लागू हो गए। 19 वाले ना इसको छीनने ना इसको बताने, स्वतः समाप्त या स्थगित और स्वतः ही वापस मिल जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आज ना छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। आज हम बातचीत करते हैं। एक तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये कमेटीज का, समितियों का। तुम्हें सारी आती हैं, पर जैसे टाइम के साथ हम भूल जाते हैं। एक रिवीजन देंगे तो फिर पक्की याद हो जाएंगी। आपके गवर्नमेंट में काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता। आपने जिसको अपना एमपी बना लिया उसको कोई ना कोई काम तो करना चाहिए। सैलरी लेगा 5 साल के लिए, बस हमने जिता के वहाँ थोड़ी ना बैठाना है। इसको काम करना पड़ता है। इसका काम होता है, इसको काम का बंटवारा खुद किया जाता है, क्योंकि ये किसी कमेटी का मेंबर बन जाता है। जब ये लोकसभा या राज्यसभा में गया तो इसको काम मिल गया कमेटी के माध्यम से।
से। कमेटी दो तरह की होती हैं, एक को आप कहते हैं स्थायी समिति, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज, जगह जगह आपने स्टैंडिंग कमेटीज पढ़ी होंगी। दूसरी होती है तदर्थ, इसी को आप कहते हैं एड हॉक कमेटी। एड हॉक वाली का मतलब है टाइम की जरूरत है तो बना दिया, नहीं तो खत्म कर दिया। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। जो ऊपर वाली देख रहे हो इसमें सब मैक्सिमम लोग मेंबर बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमेटी बनती है और हर कमेटी में लोकसभा के, राज्यसभा के या केवल लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो जितने आपके एमपी हैं, लोकसभा में कितने हैं 543, राज्यसभा में 245, इन सबको काम दे देते हैं इनके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से। तो आपके यहाँ कमेटीज का बंटवारा इसलिए दो हिस्सों में कर लिया। इसमें सिर्फ दो तरह की कमेटी आती है। पहली, जब सरकार को कोई एडवाइस लेनी हो तो सरकार एक कमेटी बनाती है एडवाइजरी, भाई हमें इस बारे में थोड़ा सा सलाह दो, आप 8 लोग कमेटी बना दी। या दूसरा, कोई गड़बड़ कर दे और उसकी इंक्वायरी बिठानी हो इंटरनल, न्यायालय में हम नहीं बात भेज रहे, यहीं के यहीं निपटा लेते हैं, अपनी इंक्वायरी खुद कर लेते हैं। तो या तो एडवाइस देनी हो या इंक्वायरी करनी हो तो कौन सी कमेटी बनेगी, तदर्थ या एडहॉक, मतलब कुछ समय के लिए, एक तरह से टेम्परेरी कह लो, अस्थायी कह लो, टेम्परेरी कह लो। इसको बनाने के लिए किसी सरकार के ऊपर दबाव नहीं आ सकता, जरूरत के अकॉर्डिंग बनेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, सदा चलेंगी, कौन सी, स्थायी। ये ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी नहीं है तो मैं ना बनाऊं, सबको बनानी है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग। इसमें आपने 3 बहुत डिटेल से पढ़ी हुई हैं। एक का नाम है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, एक का नाम है PAC जिसे आप कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और एक कोपू। हाँ, ये 3 स्टैंडिंग कमेटी हैं। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली का नाम क्या है, एस्टीमेट। इसका काम है एस्टिमेशन का, एक अंदाजा लगाना, पैसों का अंदाजा लगाया जाता है, भैया कितना साल का खर्चा है पूरे देश का, पढ़ाई लिखाई का, रेलवे का, खाने पीने का, हर चीज का, जिसको आप मोटी भाषा में बजट कहते हैं। बजट के ऊपर कमेटी काम करती है। बजट तो बनाती है सरकार, उसकी परमिशन लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। PM कहता है वित्त मंत्री, तेरा काम है, तू देख 1 साल की प्लानिंग कर, तो वो एक बजट अलग तरीके से काम करता है। उसके ऊपर फिर ये कमेटी काम करती है। कौन सी कमेटी, एस्टीमेट कमेटी को ही हिंदी में कहा जाता है प्राक्कलन। आकलन शब्द बताता है एस्टिमेशन को, कि भैया एस्टिमेट करते हैं इतने रुपए इस चीज पे खर्च होंगे, मान लो खेती पे इतने करोड़ रुपए हमें खेती पे खर्च करने हैं, तो ये समिति देखती है कि ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्राक्कलन समिति को आकलन करना है और इसका सीधा काम है पैसे का। आप अच्छी तरह जानते हैं बजट आते ही शब्द, कौन सी सभा, लोकसभा। लोकसभा पावरफुल है तो लोकसभा के ही सारे आदमी इसमें डाल दिए कि 30 के 30 मेंबर कहां से आते हैं, लोकसभा। राज्यसभा का इस कमेटी में कोई योगदान नहीं है। ज्यादातर कमेटीज बनती हैं 22 आदमियों से मैक्सिमम, उन 22 में से बंटवारा करते हैं 15 और 7 का, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा। मैक्सिमम कमेटी अगर स्टैंडिंग कमेटी है तो आप उनकी संख्या देखेंगे 22, लेकिन ये 30 मेंबर्स की है और सारे के सारे कहाँ के हैं, क्योंकि इसका काम है पैसे का। पैसे में कभी राज्यसभा को पावर पहले भी नहीं दी गई, यहाँ भी नहीं दी गई। इसका मेन काम बस यही है, ये बजट का अनुमान लगाती है, आइडिया लगाती है कि बजट में जो टोटलिटी दे रहे हैं ये उसके हिसाब से खर्चे की जरूरत है या नहीं है। ये साल में हर साल एक बार बनती है और ये बना दी जाती है 1 ईयर के लिए। इसको बनाने के लिए बाहर से आदमी नहीं आता, 30 के 30 आदमी लोकसभा स्पीकर बताता है कौन होंगे, क्योंकि लोकसभा का इंटरनल मामला है, राज्यसभा की कोई इसमें इंपॉर्टेंस है नहीं। लोकसभा का स्पीकर हर साल अपनी एक कमेटी बनाता है, क्योंकि हर साल बजट आता है और बजट के ऊपर काम करती है एस्टीमेट कमेटी, जिसके टोटल मेंबर कितने बताए, 30। इसमें पहला वित्त मंत्री, पहला तो नहीं था खैर आपका, पहला षणमुगम चेट्टी था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री था जॉन मथाई। उनका नाम क्या था, हाँ ये आपके वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। पहले तो षणमुगम चेट्टी थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया था, लेकिन ये स्टार्टिंग की गवर्नमेंट में बड़ा चेहरा थे जॉन मथाई। इन्होंने कहा 1950 में कि भैया बजट बनेगा, आगे सरकारें तरीके से काम करेंगी तो कमेटीज बनानी पड़ेंगी। इनके विचार के अकॉर्डिंग कौन सी कमेटी बनाई गई, एस्टीमेट कमेटी। 1950 में ये अस्तित्व में आई, जबकि आपकी पहली सरकार आई थी 1951 में, फिर उसका बजट इलेक्शन पूरा हुआ था 1952 में। तभी आप देखो पढ़ते हो
जो 52 से 57 पहली सरकार बनी थी, उससे पहले 5 साल बस वैसे ही काम खिंचा था, लोग ऐसे के ऐसे थे, काम ऐसे का ऐसा, इलेक्शन नहीं हुआ था। तो जॉन मथाई जो आपके वित्त मंत्री थे, इन्होंने 1950 में कह दिया था पैसे का एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। कौन सी कमेटी बना लो? एस्टीमेट कमेटी। सारे मेंबर कहाँ से ले लेना? और कितने मेंबर? 30 के 30। क्लियर ये बात? अब दूसरी कमेटी पे चलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का दूसरा पार्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पीएससी। पी का मतलब पब्लिक, तुम और मैं। ए का मतलब अकाउंट्स, लेखा जोखा कमेटी। ये सारा पैसा जो सरकार के पास है, एक्चुअल में ये पैसा तुमने और मैंने ही दिया है। एक इनके पास बहुत बड़ा फंड है ना, क्या बोलते हैं उसको ये लोग? संचित निधि। इससे ये ढेर खर्चे करते हैं, बहुत खर्चे करते हैं, सैलरीज, भत्ते, पेंशन, बहुत दुनिया भर के खर्चे। अब ये पैसा तुमने और मैंने दिया, इन्होंने इकट्ठा किया, खर्च किया, गलत किया, सही किया, कोई तो देखने वाला हो। इनको यही कहा कि भाई तुम्हारा काम है सरकार के खर्चे, चाहे वो संचित से करे चाहे किसी से करे, उस खर्चे के ऊपर तुम रिपोर्ट तैयार करो। सरकार के सारे खर्चों के कागज होते हैं, भाई यहाँ गए तो इतनी यात्रा पे इतने रुपए खर्च हुए, हर चीज लिखत पढ़त है। मर्जी नहीं होती, ये जेब से निकाल के नहीं देते, ये सारा पैसा हमारा इस्तेमाल करते हैं, उसकी लिखत पढ़त जरूरी है। तो इसकी सारी रिपोर्ट तैयार करता है सरकार के खर्चे की ये कुछ लोग मिलके। अब क्योंकि ये पब्लिक में तुम और मैं हम सब आते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले भी, इसीलिए इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के कितने मेंबर ले लिए? 22। 15 यहाँ के, 7 यहाँ के। भाई राज्यसभा को भी पता हो ना कैसे गोलमाल कर रहे हैं, कहाँ पैसा गबन कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, कहाँ भ्रष्टाचार है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी तुम्हारे मेरे पैसे का ध्यान रखने के लिए एक परमानेंट कमेटी है, एक स्थायी समिति है जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। पीएससी का कामकाज तब चलता है जब रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये घर घर जाके नहीं पूछेगी मंत्री से तूने कितने रुपए खर्च किए। इसका काम चलता है जब कैग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। कैग अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैग इसलिए देता है क्योंकि ये लिखत में है तुम्हारे देश में कि भैया सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 भाग 5 में है, ये पूरे देश की रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को देगा। अब तुम खुद सोचो द्रौपदी मुर्मू को कैसे कमेटी की रिपोर्ट समझ में आए इसकी कैग की। कैग ना आईएएस बनते हैं ज्यादातर, जो भी कैग होगा उसको आप देखना बैकग्राउंड, वो बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको तो रिपोर्ट बनाना आसान है। लेकिन जिसको ये रिपोर्ट देने जा रहा है वो तो पढ़ा लिखा हो ना हो, क्योंकि लिखित में तो है नहीं कि पढ़ा लिखा हो, वो ना इसको समझ सकता। वो इस रिपोर्ट को इससे लेके और वो कहेगा मैं इसको रखवा दूंगा लोकसभा की, किस कमेटी में? पीएससी में। लोकसभा कह रही हूँ मतलब दोनों के मिक्सचर में, पीएससी में जाएगी। पीएससी में अब जैसे सरकार कहे कि भैया हमने गबन नहीं किया, ये झूठी रिपोर्ट है, तो सरकार के आदमी तो इस बात को दबाएंगे। इसीलिए कहा कि पीएससी में हम लोग विपक्ष के नेता को रखेंगे जो गलत को गलत जानबूझ के बताएगा और तेज से चिल्लाएगा कि देखो पीएससी की रिपोर्ट में ये गड़बड़ है, कैग की रिपोर्ट। तो एक तरह से सेफ हो जाते हैं। पर रियलिटी ये है कि इनकी आपस की इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी भी रिपोर्ट झूठी है, तेरी भी, उनको पता है पहले ही, तूने भी पैसे खाए, मैंने भी। अभी दिल्ली में तुम कभी जाओ तो तुम देखना कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं और अरविंद केजरीवाल के घर की फोटो उन पे छाप के पूरे दिल्ली में, और लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल के ये आप नेता के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ कहाँ से आए, कहाँ से आए, इतना बड़ा बड़ा छाप रखा है। मतलब वो उनकी मिट्टी पलीत करते हैं, वो उनकी, फिर ये बात बढ़ जाती है। तो इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, भाई तू भी मुझे मत बोल, कल को मेरी सरकार होगी मैं भी तुझे नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो इसमें बैठा है, जो इसका हेड है, वो कौन से दल का है? तो भाई तू भी खा ले मैं भी खा लूं। ये तुम्हारे सामने लड़ते हैं। विपक्षी कभी एक दूसरे पे पीछे से ऐसे वो नहीं करते आक्षेप कि तू खा गया तू खा गया, सब खाते हैं। और ये राजनीति की बहुत बड़ी चाल होती है जो तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आती। हमें ये सिर्फ स्टेज पे लड़ते दिखते हैं, लेकिन जब ये स्टेज के पीछे वो कट बोलते हैं ना, जैसे ही जब ये उतर के जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिला के हंसते हुए इकट्ठे जाते हैं। ये खाना भी इकट्ठा खाते हैं, इनकी शादी ब्याह रिश्तेदारी भी अलग अलग पार्टीज की आपस में खूब बढ़िया चलती हैं। यानी ये सब दिखावट है, पर तुम्हें मुझे समझने के लिए बताया गया कि देखो तुम्हारे फायदे के लिए हमने क्या बना रखी है, पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका नेता हमने कौन बना रखा है, विपक्ष। तो अगर सरकार गलत करती है, भ्रष्टाचार करती है, पैसे खाती है, तो कौन रिपोर्ट में लिख देगा,
और ये कैग की रिपोर्ट कौन लेगा? राष्ट्रपति। वो रखवाएगा पीएससी में। पीएससी में विपक्षी है, वो जरूर सामने लाएगा। ऐसा सुन के लगेगा, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, पर कहने के लिए अच्छी कमेटी है, सही काम कर रही है। ये आज से नहीं बनी, ये अंग्रेजों ने उस जमाने में बनवा दी थी जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए थे 1919 का। फिर 1921 में ये अस्तित्व में आ गई थी अंग्रेजों के जमाने में। तो तुमने नहीं बनाई ये तो बहुत पहले से काम कर रही है। कौन से एक्ट में आ गई थी ये? 1919। फिर ये सामने कब आई? 1921। क्वेश्चन अगर पूछे बनी कब, तो 21 में, लेकिन एक्ट कब का है? 19 का। तब से ये सारी चीजें चल रही हैं, ये दिखावट तब से चल रही है। पीएससी का काम होता है सरकार के खर्चों पे नजर रखना। सरकार के खर्चे में जैसे पीएम के खर्चे, भाई बड़ी बड़े मंत्रियों के खर्चे, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसके खर्चे, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा मोटा खर्चा सरकारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ये भी तो करती हैं। अब एलआईसी है, एलआईसी को देखो सरकार ने शेयर बेच दिए। ऐसे ही एयर इंडिया, तुम जानते हो ये सब चीजें अब धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइज होने की तरफ पहुंच गई लगभग चीजें। ऐसे सरकार का एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजें ना सरकार की। तो सरकार का तो हर बड़े सेक्टर में सरकार का पैसा है। अब सरकार इन सब में गबन तो नहीं कर रहा, कोई इनके पैसे को खा तो नहीं रहा। ये लॉस में कैसे जा रहे हैं, इन सब के लिए रिपोर्ट बननी चाहिए ना। तो इन सब की, ऐसी सरकारी कंपनियों, सरकारी फर्म्स की जो रिपोर्ट बनाता है वो भी कैग है। कैग को देखना है, एलआईसी, एयर इंडिया, एफसीआई या ओएनजीसी या सरकार की जो भारत पेट्रोल, जो भी कंपनीज हैं या जितने नाम तुमने सुने हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या कोल इंडिया है, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स जिनको आप महारत्न, नवरत्न और क्या क्या कहते हैं, ये फायदे में है, प्रॉफिट में या लॉस में, ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? कैग। अब कैग को दो तरह की रिपोर्ट बनानी है, एक लोगों की और एक कंपनीज की। जो लोगों की रिपोर्ट बनाई इसने पर्सनल, वो कहाँ गई? पीएससी में। लेकिन कंपनीज की रिपोर्ट पीएससी नहीं देखता, कंपनीज की रिपोर्ट जाती है कोपू नाम की एक संस्था में, एक कमेटी में। क्या नाम है इसका? पीयू का मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तुम्हारी मेरी संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें ये ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीजें आ जाती हैं। ये है कमेटी। किस पे काम करती है कमेटी? हाँ, ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो जो सरकारी तंत्र है, जिसको हम कहते हैं सरकारी सेक्टर, इसके ऊपर फाइल तैयार करती है। एक साल में एक बार ये कमेटी ठीक ऐसे ही काम करती है जैसे यहाँ कौन सी कमेटी कर रही है? पीएससी। बस क्या अंतर है? पीएससी पर्सनल ध्यान रखती है बड़े बड़े लोगों का, और कोपू पर्सनल ध्यान ना रख के कंपनीज का ध्यान रखती है। दोनों कैग की रिपोर्ट पे ही काम करती हैं, दोनों मिलके बढ़िया काम करती हैं, बशर्ते वो काम सामने लाया जाए। इनका काम अंदर ही अंदर गोलमाल हो जाता है, तुम्हें और मुझे पता भी नहीं चलता कि कैग की रिपोर्ट कब सामने आई। ऐसा नहीं है कि कैग बेवकूफ है, कैग आईएएस ऑफिसर है, उसको पता है पैसा गड़बड़ हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, कौन सी चीज सस्ती आ सकती थी, वो लिखता भी है ये बातें। पर प्रॉब्लम क्या है, वो किस किस को पकड़ा देते हैं उसकी रिपोर्ट? पीएससी को और कोपू को, जिसमें कौन लोग बैठे हैं? या तो सत्ताधारी या विपक्षी। जो विपक्षी आज है 5-10 साल बाद वो क्या होगा? सत्ताधारी। जो आज सत्ताधारी है 5-10 साल बाद वो विपक्षी। अगर उसकी रिपोर्ट वो सामने लाएगा तो उसकी रिपोर्ट वो लाएगा। ये तो सीधी बात है। तुम्हारे सामने देखो, हरियाणा में तो इतना बुरा हाल चल रहा है, जिसकी सरकार हट रही है उसी के पीछे ये आईबी और ये सब पड़ जाते हैं ना। ये चौटाला का देखो क्या हुआ था, कितनी पुरानी लिस्ट थी जिसके चक्कर में जेल जाना पड़ा। अब पीछे हुड्डा के ऊपर ये छापे और ये सब थे। यानी ये सबको पता है कि पहले पैसा खाया गया। जो थोड़े से चालाक और धूर्त हैं वो पिछले वालों की रिपोर्ट को सामने ले आते हैं, और जो आपस में भैया तेरी मेरी एक ही बात है, आज मैं खा रहा हूँ कल तू खा लियो, आज मैं, तू विपक्ष में कल मैं, तू मेरी रिपोर्ट दबा दे मैं तेरी, तो इस तरह चलता रहता, कितने साल से चल ही रहा है। पीएससी और कोपू वैसे काम नहीं करते जिसके लिए वो डिजाइन किए गए थे। तो 3 हमारे काम के हैं, कौन कौन से? एस्टीमेट, पीएससी, कोपू। पीएससी कोपू किसकी रिपोर्ट पे काम करते हैं? कैग के। और एस्टीमेट कमेटी पैसे, कौन से? बजट के ऊपर काम करती है। ये साल भर काम करती रहती है, सरकारें आए और चली जाएं से इनको फर्क नहीं पड़ता। आदमी इनके 5 साल तक के लिए नहीं आते, इनके मेंबर्स हर साल बदलते हैं, और हर साल बदलने में बाहर से किसी आदमी को नहीं बुलाते। किससे बदलवा लेते हैं इनको? लोकसभा के अध्यक्ष से, ये बना देता है। तो पूरे साल काम करते हैं एमपीज, कमेटीज के मेंबर बनके। ये 3, हाँ जी, ये डिसीजन जैसे लगातार अगर कोई चीज
नुकसान में जाती है, तो फिर सरकार कहती है कि हम इसमें से पैसा निकाल लेते हैं। एकदम से कहाँ बेचते हैं, विनिवेश करते हैं ना धीरे धीरे, हाँ शेयर्स बेचते हैं। तो क्या दिखाते हैं कि भैया इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा कमा के यूज़ कर लेगा पैसे को। अकेली सरकार है तो नेगेटिव में दिखाने लगती है। जैसे कोपू और कैग अगर काम करें तो पहले ही साल में ना पकड़ ले, रिपोर्ट तो हर साल बनती है। जब पहली बार में दिखता है कि नेगेटिव में गया तो क्या नहीं पकड़ लेनी चाहिए चीज़ें, तब खींचते जाएंगे। जब वो बिल्कुल ही होगा ना कि बस अब चरमरा के खत्म होगा, तब फिर कहेंगे विनिवेश कर देते हैं। विनिवेश पता है क्या होता है? जब आपका देश आज़ाद हुआ प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर थे। क्या हुआ? ये टाटा बिरला कुछ लोग थे, आपकी ज्यादातर चीजें कैसे किसके ऊपर थी? गवर्नमेंट। चाहे ट्रांसपोर्टेशन था या इंश्योरेंस था या एजुकेशन थी या जितने सेक्टर थे, टाइम बीतते बीतते आपने देखा सबसे आसान ये है, इसको उठा के देखो। तुम में से किसी के दादा प्राइवेट स्कूल में नहीं गए, मेरे भी नहीं, हमारे दादा सब लोग या तो अनपढ़ थे या गए तो बस एक ही स्कूल था सरकारी। प्राइवेट का तो काम धंधा ही तब आया जब मैं मतलब एक लगा लो लगभग 90s का एक लेटर स्टेज मान लें। 1995 के बाद प्राइवेट स्कूल धीरे धीरे ना उभरने लग गए, पहले थे नहीं, फिर धीरे धीरे उभरने लगे। और 1995 से 2005 पकड़ते पकड़ते इन 20 सालों में लगातार ये बढ़ते गए। और कौन से पीछे घटते गए? सरकारी। और आज तुम्हारे सामने है, झाड़ू लगाने वाला भी आदमी दिल से चाहता है कि चाहे मैं 200 रुपए की फीस दे दूं लेकिन मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में भेज के वो राजी नहीं है। आज इतनी खराब हालत है कि अब तुम्हारे सामने देखना, अगले 10 साल शायद बहुत ज्यादा है, पकड़ेंगे नहीं, ये खात्मे की तरफ आ गए। हर साल कितनी ज्यादा संख्या खत्म नहीं होती जा रही स्कूलों की। कितने सारे स्कूलों में साइंस स्ट्रीम खत्म है, बिल्कुल खत्म, वहां है ही नहीं, टीचर्स ही नहीं है ना वहां बच्चे। देखते देखते क्या होगा? सारी चीजें एजुकेशन में प्राइवेट। और ये तुम सामने देखोगे, ये बिल्कुल हमारे सामने की बात है। ऐसे ही सरकार अपनी चीजों में कुछ साल दबा के रखती है कि नुकसान हो रहा है, फिर धीरे धीरे नुकसान को दिखाती है, फिर उनको बेचना स्टार्ट करती है। इस शेयर बेचने को ही कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अब? डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है पैसा डालना, निवेश करना। डिसइन्वेस्टमेंट कुछ हिस्सा निकाल लेना, प्राइवेट को दे देना। LIC की यही हालत हुई। पहले सब लोग इंश्योरेंस के नाम पे बस एक नाम लेते थे, क्या? अब जितने प्राइवेट हैं, रिलायंस से लेके जितने नाम तुमने सुने हैं, ये सब इंश्योरेंस के स्कीम में आ गए। इंश्योरेंस करते हैं ये, तो इंश्योरेंस का बिजनेस इतना बड़ा है, इसमें जैसे करवाते सब है इंश्योरेंस, मरता तो कोई एक दो आदमी होगा ना, सब तो नहीं मरते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस है, किसी भी चीज का है। इस इंश्योरेंस के पैसे को अगर सही ढंग से लगा दिया जाए तो इससे बहुत मोटी कमाई की जा सकती है। ये बात सरकार भी तो जानती थी, लेकिन सरकार ने LIC की ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं दिया। LIC ने ग्रोथ ही नहीं की, जिसके चलते LIC में जब थोड़ी थोड़ी कमियां आई तो उसके बाद GIC बना दी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और फिर जब ये दोनों कमजोर दिखने लगी तो प्राइवेट लोगों ने इसमें एंट्री कर ली। और आज देखते देखते LIC में कोई बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होगा तो वो LIC का प्लान लेगा, नहीं तो ज्यादातर लोग बाहर बड़ी कंपनीज के प्लान लेते हैं। क्योंकि LIC जो परसेंटेज देता है ना आपके पैसे पे, वो इतना कम है कि दुगना देगी कोई भी प्राइवेट कंपनी। आप किसी से बाहर से कराओगे तो वो बहुत बड़ा प्रतिशत दिखाएगी, 10 साल बाद आपके पैसे इतने बढ़ जाएंगे। जबकि ये क्या है? ये वो कछुए की चाल से चलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है ना, आज भी जिनकी उम्र 50-60 साल की है, वो विश्वास इसी पे करते हैं। वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर का क्या है, आज है कल भाग जाएगा, ये सरकारी है। तो सरकार की चीजों की इमेज बहुत पॉजिटिव थी, सरकार ने वो खुद खराब कर ली। डिसइन्वेस्टमेंट करते 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 फाइनली खत्म कर देंगे। आज से 20 साल बाद इंडिया में मुझे नहीं लगता सरकारी स्कूल रहेंगे। सरकारी स्कूल जितने थे ना वो कम होते 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 अब खात्मे की तरफ हैं। अब जब बच्चे एडमिशन ही लेंगे तो फिर वहां जाएगा कौन? और जब वहां एडमिशंस नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे सरकारी टीचर्स? धीरे धीरे करके सबका खात्मा हो जाएगा, पहले मर्ज करने के नाम पे, और फिर बच्चे नहीं है जी क्या करें तो बंद करने के नाम पे। ऐसे ही सरकार हर चीज में डिसइन्वेस्टमेंट करती है। कहीं ना कहीं कमी ये दो कमेटी भी तो कर रही है ना। PSC अपनी रिपोर्ट को हर साल ठीक दिखाए और कोपू ठीक दिखाए तो इनको डूबने से बचाया जा सकता है। पर सबको पता है कि इसमें बैठा विपक्षी भी जानता है कि भैया 5 साल बाद, अभी कल वो जो भाई साहब आए थे जो कह रहे थे, एक मैं वो वीडियो देख रही थी, ये था कि भैया इनको ले आओ, JJP वाले थे शायद, पता नहीं इनेलो थे, कि अगर हम आ जाते हैं तो बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में 7500 कर देंगे। और एक और भी उन्होंने बड़ी बात बोली कि हम ना हर बेरोजगार को 21,000 रुपए देंगे एक महीने के भत्ता। ऐसा पॉसिबल है? इससे बढ़िया तुम नौकरी दे दो ना,
21,000 की नौकरी दे दो परमानेंट कोई सी। कह रहे इतना हम बत्ता। अब तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये सब चीजें झूठ हैं? ये कैसे पूर्ति करेंगे इसकी? और क्या इतना रुपया है सरकार के पास? बेरोजगारों की इतनी बड़ी भीड़ में 21,000 बांटने लग गए तो कैसे पूर्ति, कहाँ से आएगा पैसा? इस तरह की चीजें जो है ना तभी पॉसिबल है जब ये गोलमाल करे, मतलब झूठ बोले। तो इलेक्शन से पहले ऐसे खुल के झूठ बोलते हैं, और वो भी झूठ बोलने वाला आदमी नहीं था, महिला थी, बड़ी महिला थी, बड़ी मतलब अच्छे ओहदे पर, मैं नाम नहीं लूंगी वरना फिर वो वायरल हो जाता है। बड़े लेवल पे महिला काम कर रही है, और वो एक किसान महिला को ये समझा रही थी कि हमारी अगर सरकार आ गई तो कितने रुपए हम बुढ़ापा पेंशन, 75-100 रुपए बहुत होते हैं, 7500 रुपए, और बेरोजगार लड़के लड़कियों को 21,000। बहुत झूठ चलते हैं यहाँ। चलो देखें जरा, 3 कमेटी पढ़ लेते हैं। कल जहां हमने छोड़ा था टॉपिक उसी के आसपास है। ये देखो पेज 207 पर है मेरी बुक में, तुमने कल खत्म किया था 205 पर। 207 पर आ जाओ। संसद की वित्तीय समितियां। वित्तीय का मतलब क्या? पैसा। तो 3 पैसे का काम देखती हैं, कौन कौन सी? एस्टीमेट, पीएसी और कोपू, तीनों का काम पैसे का है। पहला देखो प्राक्कलन समिति। पहले बताओ कितनी तरह की समितियां हैं? 2। नहीं, तरह मतलब 2। एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एडहॉक। स्टैंडिंग को हम कहते हैं स्थायी, और एडहॉक मतलब तदर्थ, जो 1 साल से पहले जरूरत पड़ी हटा देंगे। प्राक्कलन पे आ जाओ। एस्टीमेट कमेटी इसका नाम है। यहाँ कुछ पॉइंट्स नहीं दिए, तुम्हें खुद लिखने पड़ेंगे। लिखो गठन 1950, जॉन मथाई लिख लेना, वित्त मंत्री थे वो, उनके कहने पर हुआ था। गठन 1950, बनी थी एस्टीमेट कमेटी 1950। जॉन मथाई वित्त मंत्री की सिफारिश पर। जॉन मथाई। नेक्स्ट अब पढ़ो इसको। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य। सारे लोकसभा से क्यों लिए? इसका काम है बजट पर, और बजट लोकसभा का टॉपिक है, यहाँ लिख लो बजट। एस्टीमेट कमेटी का काम है बजट पे काम करना। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये बजट कैसा विषय था? धन विधेयक, इसलिए इनको निकाल दिया। आगे पढ़ना। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसद है, डबल टिक कर लो। 30 किसी में नहीं है, सब में कितने कितने हैं? 22। किसी किसी में और भी कम भी है, 10 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है 30। किस समिति में? प्राक्कलन। एस्टीमेट पैसों की है, लोकसभा की है। आगे पढ़ना। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष, इसको टिक कर लो, हर साल मेंबर बदलते हैं, प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। यानी जब ये कमेटी बनती है, एक बार एग्जाम्पल देखो, 30 आदमी हैं, तो ये 30 कैसे लिए जाएं? सारे बीजेपी के ले ले, कैसे बांटे जाएं? 30 किसको बनाएं? इसको बनाने वाला कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा का अध्यक्ष किस पार्टी का है? देश में सरकार भी किसकी है भाई? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, मैक्सिमम सीएम, सारे राज्यपाल किसके हैं? ये बीजेपी के। तो क्या ये एस्टीमेट कमेटी के 30 सदस्य सारे बीजेपी के बना दें? नहीं ना, गड़बड़ करेंगे, अपने बजट को बेस्ट बताएंगे, काम ही नहीं करने देंगे। तो क्या किया कि जितनी आपको लोकसभा में सीटें मिली हैं, किसी को कम मिली हैं, किसी को ज्यादा। बीजेपी को कितनी मिली हैं? 303। इनके सबसे ज्यादा आदमी आएंगे, इसको रेशो में डिवाइड कर लिया। जिस पार्टी को सीटें ज्यादा, 30 में उसकी संख्या ज्यादा, जिसकी सीटें कम उसके आदमी कम। इसलिए कहते हैं विपक्ष ताकतवर होना चाहिए। आज तुम्हारे देश में कोई विपक्ष नहीं है, इसका मतलब हर साल जो हमारी एस्टीमेट कमेटी बन रही है वो किसके अकॉर्डिंग बन रही है? बीजेपी। क्योंकि आपके पास, विपक्ष के पास 55 सीटें ही नहीं आई, कांग्रेस के पास 52 सीट थी। इस 52 का मतलब है इस 30 में से 2 आदमी 3 आदमी इनके बैठा देते होंगे, तो वो क्या बोलेंगे? 30 में से 27-28 आदमी अगर एक राग अलाप रहे हैं तो वो 2-3 की तो आवाज दब जाएगी ना। अब इमेजिन करो अगर बीजेपी की ही टक्कर में कांग्रेस होती तो यहाँ 30 में से 10-12 उसके होते, 8-10 उसके भी होते, तो बात सुनी जाती। इसीलिए सारे काम पे असर आता है विपक्ष के ना होने का। आपको सिर्फ लगता है कि विपक्ष नॉर्मल एक संसद में नहीं पहुंचा, एक्चुअल में विपक्ष नहीं है ना, तो आपके पैसे का कहां कैसे जा रहा है इस पे कोई क्वेश्चन मार्क उठाने वाला भी नहीं है। विपक्ष का जो आदमी होगा वो क्वेश्चन उठाएगा। तो हमारा फायदा हमेशा जब सरकार बन जाती है ना, तो हमारा ज्यादा फायदा कौन करता है?
जैसे ये विपक्ष सत्ता में आता है फिर हमारा फायदा कौन करता है? जो उसका विपक्ष है। आज तुम्हारे हक की बात, जैसे कल ये कांग्रेस वाले लोग आए, ये कांग्रेस वाले तुमसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है ना, ये तुम्हारा कोई दुख सुख बांटना चाहते, लेकिन इनका फायदा हमें क्या हो सकता है इस टाइम पर? हमें इनका सबसे बड़ा फायदा कि ये हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये तुम ये सोचते हो ना तुम्हारे हित के लिए बड़ा इनको सरोकार है और ये बड़ा खुश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सत्ता में आते ही ये सब एक जैसे हैं, लेकिन आम आदमी को अपना फायदा अगर चाहिए तो किसके साथ चल पड़ता है? वो विपक्ष। क्योंकि हमारी बात रखने की ताकत जितनी हम में है उससे ज्यादा ताकत इनके पास है। इनको लीगली भी हमसे ज्यादा पावर मिली हुई है ना। आप अपनी बात रखोगे कोई नहीं सुनेगा, विपक्ष आपकी बात को सीधे कहाँ रख सकता है? विधानसभा। और अगर विपक्ष कमजोर ना हो, ताकतवर हो, तो इनकी आवाज बुलंद हो जाती है, दबती नहीं है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब पिछले टेन्योर में आई तो 70 में से 67-68 कुछ सीट मिली थी इनको। तो तुम सोचो 3 आदमी ना बोलने वाले और 67 हाँ बोलने वाले, 3 की आवाज कहाँ जाएगी? उसी में अगर 70 में से सोचो 36 एक के और 30 एक के और बाकी अदर्स के, ये 30 हर टाइम गलत काम पे नाक में दम रखेगी 36 वाले के। इसीलिए विपक्ष हमारे फायदे के लिए काम कर सकता है। पर इंडिया में दिक्कत क्या है? लोगों में ये अकल ही नहीं है, बड़े खुश होते नहीं एक तरफा जीत हो गई। एक तरफा जीत आपका 5 साल का नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी बात कोई रखेगा ही नहीं। इसलिए विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए अगर लोकतंत्र लंबा टिकाना है। एक पार्टी आएगी तो सब गायब कर देगी। अभी आपको पता चला ना बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। आपको शायद ये पता नहीं चला होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने क्लास में कई बार बताया था, और मैं आपको बता दूं अब कुछ दिनों में नाजीवाद भी गायब होगा किताब से, क्योंकि उसको पढ़ के आपको आभास होता है कि कुछ कुछ आज जैसी कंडीशन थी तब। पॉलिटिकल पार्टीज करके एक पूरा चैप्टर का हिस्सा था जिसमें बीजेपी को एक्सप्लेन किया गया था, और ये मेरे नहीं है, ये किताब के शब्द हैं, भी किताब मार्केट में होगी, तुम पढ़ भी सकते हो। उसमें लिखा गया था भारतीय जनता पार्टी, और उसके सामने स्पष्ट लिखा था किसको बढ़ावा? हिंदुत्व को। जैसे उसके जो शब्द थे ना वो ऐसे पढ़ के लगते थे कि किसी धर्म विशेष के लिए काम करने वाली पार्टी है, ऐसा फील होता था। हिंदुत्व बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक के लिए काम करना नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है। अब ये पूरा चैप्टर गायब है। इसमें बीजेपी भी एक्सप्लेन की गई थी, बीएसपी भी, मार्क्सवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी, सारियों को एक्सप्लेन किया गया था। इसका मेन पार्ट ये था, और इसको ना ऐसे किया गया था जैसे हिंदुत्व को लिख के और डबल ब्रैकेट, इसका मतलब इनका जोर इस एक शब्द पर था। अब ये पूरा चैप्टर गायब है। अब कोई ये क्लास 10th में पढ़ाएगा ही नहीं कि बीजेपी का मेन मोटो क्या था जब ये पार्टी बनी, या कांग्रेस का मोटो क्या था। तो उसमें सारी इमेज जो बच्चे के दिमाग में बनती थी तो गायब करवा दी ना। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर दी गई है हरियाणा के SCERT। एक सिंगल चैप्टर नहीं है। अब हरियाणा के बोर्ड से पढ़ने वाला किसी स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलेगा नाजीवाद क्या था, या सोशलिज्म क्या था, या ये इंग्लैंड कैसे बना, या इटली कैसे बना, रूस में क्रांति कैसे आई, ये सब बिल्कुल खत्म। 9th 10th में हरियाणा में ये किताब खत्म कर दी, अपनी पर्सनल किताबें छाप दी जिनमें फालतू की बातें ज्यादा हैं, अच्छी भी हैं लेकिन फालतू की ज्यादा। जैसे क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी नहीं चाहिए पढ़े लिखे आदमी को? पढ़नी चाहिए ना। भगत सिंह क्या कह के गए थे उस जमाने में कि किताबें पढ़ो, और भगत सिंह खुद भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते थे। उनको ये पता था कि 1904-05 में जापान जैसे छुटकू से देश ने किसको हरा दिया था? रशिया। अगर ये किताब में ना पढ़ा होता तो कैसे ये बात उठती? ये सब गड़बड़ है, और ये सब चीजें पहले नोटिस में आती हैं इन बड़े बड़े लोगों के जिनमें कैग भी है, लेकिन ये इन बातों को उठाते नहीं, वहीं के वहीं दबा देते हैं। चलो जल्दी से पढ़ेंगे आगे। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति पढ़ा हमने, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का। पढ़ लो आगे। अच्छा, चुनाव पढ़ रहे थे ना हम पहले। चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत। तो सबके मेंबर आएंगे या एक पार्टी के आएंगे? सबके। लेकिन उनको क्या मिले होनी चाहिए? सीटें। अब तुम्हारे देश में सीटें ही नहीं है किसी के पास, तो सारे मेंबर किसके हैं मैक्सिमम? बीजेपी। क्योंकि बीजेपी को कितनी सीट मिली थी? 303, और इस कांग्रेस को 52। तो सोचो उसको कितने गुना ज्यादा, तो उसी के आदमी दिखेंगे हर जगह। आगे पढ़ना। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। टिक कर लो 1 वर्ष, फिर पढ़ लो बस। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले 30 अप्रैल को समाप्त। बताओ मई के एंड में क्यों शुरू होता होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बजट सत्र खत्म होता है। बजट कब आता है? फरवरी से लेके मई। जब वो खत्म होगा तभी तो ये उसके काम का बंटवारा करेगी ना, इसीलिए मई में बनती है। ये टिक कर लो मई।
आगे पढ़ना, समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वो समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। वही इसका मतलब इसके मेंबर्स को कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कैसे बनाता है? मर्जी से या जितनी सीटें जिसके पास है उस हिसाब से? सीटें जिसके पास ज्यादा सीटें, 30 में से ज्यादा आदमी उसके। नेक्स्ट पढ़ना, ये समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, इसको टिक कर लो। आज तक तो कमी आई नहीं है। सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए, इन विषयों पर रिपोर्ट देती है। किसको देती है रिपोर्ट? ये राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करता है फिर रिपोर्ट को? ये समिति देगी, राष्ट्रपति फिर लागू करवाने के लिए। पीएससी तो करती है। नेक्स्ट टिक करना, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं, डबल टिक कर लो। समिति के काम पे बहस नहीं करते, समिति ने कह दिया वो मान लेना है, बहस नहीं। अगले पे आ जाओ, लोक लेखा समिति। ये किसके पैसों का ध्यान रखती है? हमारे पैसे। हमारे पैसे किस तरीके से, कौन खाता है हमारे पैसों को इस्तेमाल करता है? या तो कोई बड़े लेवल का, कौन? मंत्री, कोई नेता, यही तो यूज करते होंगे। और दूसरा पैसा हमारा जाता है इन्वेस्टमेंट के रूप में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, जिसमें ये रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाते हैं, हमारा ही तो पैसा है ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स में चला गया। इन दोनों पे रिपोर्ट बनेगी। ये टिक कर लो, लोक लेखा समिति। बताओ कौन सा एक्ट था इसको बनाने के टाइम पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI लिख लो, GOI 1919। लेकिन ये बनी थी 1921 में, उस एक्ट के बाद बनी थी 2 साल बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1919। PSC का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमें नहीं पता था ये, ठीक है, लिख लेना। बनी 1921 में। जैसे वो कब बनी जॉन मथाई वाली? 1950 में। तो बजट वाला काम हमने आजादी के बाद किया, ये पहले से था। आप पढ़ो इसको। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है ये, दोनों पैसे का काम करती है, उसकी जुड़वा बहन के रूप में समिति में 22 मेंबर, टिक करना 22, 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा, 1 वर्ष के लिए। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोकसभा क्यों कहते होंगे इसको? लोकसभा का पावर किस में है ज्यादा? पैसे में। और ये पैसे का लेखा जोखा करती है, लोगों के पैसे का, तो लोक लेखा। ये टिक कर लो, लघु लोकसभा। इसी को लिख लो, गार्डिंग डॉग भी इसी को, रखवाली कुत्ता हिंदी में कहते हैं इसको, रखवाली करती है ये। जैसे कुत्ता नहीं है रखवाली करता है चीजों की, ऐसे ही ये। वो अलग बात है कि ये खुद ही खा जाते हैं। रखवाली कुत्ता इसी का नाम है। गार्डिंग डॉग, हमारे पैसे का ध्यान रखने वाली समिति बनाई थी ये, ठीक है। तो लघु लोकसभा है, रखवाली कुत्ता है, ये गार्डिंग डॉग है, हमारा पैसा मिसयूज ना हो इसके लिए ये रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट पे काम करता है ये? कैग की पर। नेक्स्ट पढ़ना, समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष, आगे पढ़ लो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो इसका हर साल चयन होता है उसी तरीके से, जिसके मेंबर ज्यादा उसके आदमी ज्यादा। नेक्स्ट पढ़ना, इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करता है, टिक कर लो। सारी बड़ी कमेटीज के हेड को कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगले पॉइंट पर आ जाओ। 1967 में, बस सन टिक करना, बस पढ़ो आगे। पहली बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया। उसी समय से, अंडरलाइन कर लो, विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। यानी विरोधी दल का नेता ही इसका PSC का हेड बनेगा। ये कब से चल रहा है? 1967। PM कौन थी तुम्हारी? इंदिरा गांधी। तब बनाया था ये रूल, यहाँ लिख लो, PM इंदिरा। विपक्षी को बनाना है हेड, ये इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है। इसके बाद एक पॉइंट जो है उसके अगला पढ़ लो, इसके काम पढ़ लो। क्या काम करती होगी लोकलेखा? किसकी रिपोर्ट पे काम करती है? और कैग अपनी रिपोर्ट 2 पार्ट में बनाता है। पहले पार्ट में किसके खर्चे लिखता है? मंत्रियों के, फालतू की आवाजाही के और इस तरह के जो उन्होंने खर्चे किए हैं। इसमें कहीं ना कहीं क्या किया होगा? भ्रष्टाचार, इसके ऊपर भी आता है। जब आपके देश में बड़े गेम्स थे ना 2010 में, कौन से वाले? कॉमनवेल्थ। तब दिल्ली की CM कौन थी? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के बेटे को टेंडर मिला था और इतना पैसा खाया, इतना पैसा खाया, तुम लोगों को तो याद नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है। टीवी पे लाइव आया था वो। जो जिस स्टेडियम में शुरू हुआ था ना ये
उसमें एक बहुत बड़ा ऊपर ऐसे बलून सा था, बहुत बड़ा, और उसमें पता नहीं कौन सी गैस भरी गई थी, उसका खर्चा कितने करोड़ों का बताया गया कि भाई इतने करोड़ रुपए का वो कौन सा बलून लगाया था। तो बाद में फिर उससे क्वेश्चन मार्क उठा कि ऐसी कौन सी हवा भरी भाई तुमने उसमें, जो इतने करोड़ रुपए का बलून था वो। फिर इतना पैसा कहाँ, जो खेल गांव डेवलप किया ना, उसमें इतनी गंदी सुविधाएं थी, विदेशियों ने यहाँ आके देखा और बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो चले गए। कई देशों के खिलाड़ी हमारे देश में आके खेल गांव की कंडीशन देख के वापस चले गए बिना यहाँ खेले कि हम खेलेंगे। वहां आधे पता चला कि जो टैप्स लगाने का ठेका दिया था, क्योंकि वहां प्लेयर्स रुकेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो टैप्स आधी तोड़ के ले गए लोग, या शायद लगाई ही नहीं। वॉशरूम्स की इतनी गंदी हालत, बहुत ही बुरा हाल, जैसे कोई भिखारियों का डेवलप किया हुआ हो। और सोचो उसके नाम पे कि आर्किटेक्चर में इतना पैसा लगाया, हमने पानी की सीवरेज की ऐसी व्यवस्था की, अरबों रुपए खा गए ये। अब वो सारी रिपोर्ट उस जमाने में किसने बनाई होगी? कैग ने। तो कैग ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें कई लोगों पे, सुरेश कलमाड़ी हुआ करते थे, शायद तुमने नाम ना सुना हो, सुरेश कलमाड़ी, बहुत पैसा खाया, फंसे थे वो कैग की रिपोर्ट में इतनी नहीं, लेकिन आज देखो आज गायब है, वो सब आराम का जीवन जी रहे हैं। तो ये बेचारा कैग काम तो करता है, पर ये रिपोर्ट देता किसको है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पहुंचाता है लोकसभा, जहां पे ही तो उनके जानकार बैठे हैं, जो खाने वाले हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं लोकसभा से तो निकली होंगी ना, या तो लोकसभा से या राज्यसभा या विधान सभा से। तो इसमें सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो तू खा ले मैं खा लूं, राज दोनों ने करना है, 5 साल तू 10 साल तू, 5 साल 10 साल मैं, ये चलता है इनका। अदरवाइज बहुत पैसा गड़बड़ करते हैं ये। और कैग बेचारा लिखता भी है, कई बार फंसते भी है, ऐसा नहीं फंसते नहीं, फंसते हैं ये कई बार। ये पढ़ के देखो इसके काम। ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग लिख लो, द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है, उसकी रिपोर्ट को देखती है ये। इसका तीसरा पॉइंट पढ़ना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है। भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए, आगे पढ़ लो, जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, उन सबको लिखता है ये। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय कितना हुआ, वेस्टेज, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। यानी कैग की रिपोर्ट पे कौन कार्यवाही कर सकती है? पीएसी। पीएसी को हक है कि वो ढूंढे सारी गलतियों को, पर पीएसी ढूंढती नहीं है। नोट पढ़ लो, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देती है, जिसमें कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई उन पर संसद में बहस हो और उन पर कदम उठाए जा सकें। ऐसा कोई कदम आज तक तो उठाया नहीं है। काम इसका यही है कि लिख के दे कि जी क्या गलती रही। लास्ट देखो इसका, सरकारी उपक्रमों की समिति, इसको क्या कहते हैं? कोपू, COPU, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। आपकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ सालों बाद धीरे 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 डूब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और जब वो डूबने की कगार पे आती हैं तो सरकार क्या कर देती है, उसमें से पैसे को बेच देती है, शेयर, डिसइन्वेस्टमेंट। और देखो जो लोग खरीदते हैं वो सस्ते औने पौने दामों पे खरीद लेते हैं और फिर वो उनमें थोड़ा सा काम करके और उसको कहाँ ले जाते हैं। जैसे रेलवे का इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। रेलवे रोज लाखों करोड़ों रुपए का पैसा कमा सकती है। दिल्ली की मेट्रो माल ढुलाई नहीं करती ना, दिल्ली की मेट्रो भी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। दिल्ली की मेट्रो से तुम अपनी कंपेयर करो मुंबई की जो लोकल चलती हैं और जो ये उत्तर भारत में इतनी ट्रेन दौड़ती हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं इनमें। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ साल कमाई करके फिर अपना घाटे में दिखाने लगे और घाटा करते 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 फाइनली इस हद तक आ गए कि जी रेलवे तो नुकसान में है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। जो रेलवे में पैसा लगाएगा वो बहुत ज्यादा पैसा खाएगा। आप क्लास 10th की NCERT पढ़ के देखना, जब रशिया की डेवलपमेंट के लिए काम हुआ था ना, तो विदेशियों ने, रशिया बहुत बड़ा था, इसकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ ट्रैक्स बिछाने के लिए पैसा दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ट्रैक में पैसा लगेगा, ये ट्रैक अगले 100 साल कमा के हमें देगा, हमारी पीढ़ी बैठ के खा लेंगी, इतना कमा के देगा। इंडियन रेलवेज में कितना पैसा लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो पैसा कमाने की बजाय दिखा दिया कि नुकसान में जा रहे हैं। उनको बेच देंगे किसी प्राइवेट को, इस प्राइवेट की जेब से बहुत थोड़ा पैसा निकला और जो चीज इसने अपने अधिकार में कर ली वो बहुत मोटी कमाई है, वो इतनी आसानी से नहीं बनती। जो पैसा यहाँ लगाया जाता है ना वो आम जनता का था।
भारत सरकार ने आजादी के बाद पैसा कहां से लगाया? हमारे दादा परदादा ने ही टैक्स भरा है। तुम्हें लगता होगा तुम्हारे दादा ने कोई टैक्स नहीं भरा। टैक्स की बहुत फॉर्म होती है, तुम्हें पता थोड़ी ना चलेगा। नेहरू के टाइम पे जो इतनी प्रॉपर्टी बनी वो कैसे बनी? इतना पैसा कहां से आया? सब इंडिया के लोगों ने टैक्स दिया। इंदिरा के टाइम में भी टैक्स दिया, आज भी टैक्स दे रहे हैं। उस टाइम की प्रॉपर्टी बनती गई बनती गई बनती गई। आज अगर उसमें से पैसा निकाल रही है ना सरकार, तो उस पैसे के हकदार हम लोग हैं, आम जनता, क्योंकि वो दिया हुआ भी किसका था? आम जनता का। अब पैसा बांट तो सकते नहीं, तो डिसइन्वेस्टमेंट करना गलत है अगर चीजें इस तरीके से दी जाएं। और अगर सरकार को लगता है कोई चीज नुकसान में जा रही है तो एक दिन में नुकसान नहीं होता। एक साल में कोपू क्या हर बार रिपोर्ट नहीं बनाती? हर साल जब पहली बार गड़बड़ दिखे तो वहीं पकड़ लें कि भाई मैनेजमेंट में कहाँ गड़बड़ है। ये प्राइवेट कंपनियां क्यों फ्लोरिश करती हैं? ये हर महीने की रिपोर्ट देखती हैं, जहां इनको गड़बड़ दिखती है ना तुरंत ये क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ कैसे हुई। ये लोग कभी नुकसान में जाके अंदर गर्त में नहीं गिरते, लेकिन भारत सरकार नुकसान में जाते जाते अनदेखा करते करते फाइनली इसको डिसइन्वेस्टमेंट में लाके बेच बाच के और सब खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आपके कितने पहाड़ बिक गए। जब आप आज से 10 साल पहले कभी अगर आप मथुरा वृंदावन की तरफ जाते होते थे तो रास्ते में ना राजस्थान की तरफ जाते थे, पहाड़ ही पहाड़ थे पूरे रास्ते। अब आप हरियाणा से राजस्थान एंटर करोगे ना, लगभग रोड क्लीन कर दिया, वो सारे पहाड़ बेच दिए। वो पहाड़ कहाँ गए? पहाड़ बिकते हैं। पहाड़ ऐसे नहीं, पहाड़ में से तो रेती बदरपुर और ये जो जितनी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन की, ये इलीगल माइनिंग है और ये सबके सामने चल रही है। अभी पीछे हरियाणा का एक डीएसपी नहीं मार दिया था? कितनी, तब एक रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं कितने पहाड़ काट काट के बेच दिए। तो सरकार इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है जिसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं बनाता। ये कोपू भी इस तरह का ही है, बेचारा काम करता है लेकिन काम जानबूझ के नहीं करना चाहता। पढ़ के देखो कोपू क्या करता है। ये कृष्णा मेनन समिति, बहुत बड़ा नाम है कृष्णा मेनन का, 1963/64 कर लो। इसने रिपोर्ट कही थी बात 63 में, बनी थी कोपू 64 में। तब तुम्हारी पीएम कौन थी? नहीं, तब तुम्हारे पीएम थे 63 में, तुम्हारे पीएम थे हाँ पहले वाले नेहरू। 64 में नेहरू मरे थे मई में और फिर बने थे शास्त्री जी, उनके टाइम की है ये। यहाँ लिख लो 63-64, तो नेहरू थे जब बात उठी थी और जब ये बनी तब फिर शास्त्री जी थे। पढ़ के देखो, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 63 में एक सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बनी कब फिर जाके आ गई है? 64 में। इस समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरी लाइन पीछे टिक करना, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। मंत्रियों को सदस्य पता है क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मंत्रियों को ऑलरेडी काम मिला हुआ होता है। मंत्री का मतलब है उसके पास 100% कोई ना कोई क्या होगा? डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट है तो अपने काम करेगा। जो एमपी विपक्षी हैं, या मान लो किसी पार्टी का एक ही एमपी गया, वो एक एमपी 5 साल के लिए चला गया, अब ये क्या काम करेगा? तो इस एक एमपी को, जिस पार्टी का ये है, किसी कमेटी का मेंबर बना देंगे, कमेटी में है तो काम भी करेगा, अदरवाइज फ्री की तनख्वाह क्यों देंगे इसको? ये काम करते हैं। मंत्रियों को कम काम देते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इसका गठन करते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद। तो सारी इंटरनल भर्तियां कौन कर लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला पॉइंट पढ़ लो, काम सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। यहाँ लिख लो कैग की रिपोर्ट, सीधी बात है, कैग रिपोर्ट बनाता है, ये उसकी जांच करते हैं। आगे पढ़ लो, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष बताए। एग्जाम्पल लिख लो, किसकी जांच करता है? लिखो FCI, शॉर्ट में लिख लो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो सरकारी बड़ी बड़ी चीजें उनके ऊपर है ये, एयर इंडिया, इन सब की जांच का काम था। ठीक है, कुछ अन्य समितियों में कुछ खास नहीं है, इनको तुम रीड भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। चलो आज के लिए इतना बहुत है। कमेटीज अगर पढ़ के समझ में आ गई तो 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है इनमें से। परिमल सर ने बात कर ली कल जाने के लिए वहां, या क्या कहा है? क्लासेस लगेंगी? क्लासेस भी लगेंगी।